जय हिंद साथियों। अब से लगभग 1.5 महीने बाद दिवाली आएगी और दिवाली से कुछ समय पहले हमें देखने को मिलेगा कि कैसे चाइनीज़ लाइटों के बहिष्कार को लेकर एक मुहिम छेड़ी जाएगी। जो चाइनीज़ मांझा पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा था अगस्त के महीने में, उसका भी पुरजोर विरोध हो रहा था। कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई इसके कारण कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कभी भूटान के अंदर डोकलाम में चाइना रोड बनाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे इंडिया भूटान का साथ देते हुए चाइना का विरोध कर रहा है। इंडिया के लद्दाख में डेप्सांग प्लेन, गलवान वैली और उसके बाद पैंगोंग सो लेक, इन सब जगहों पे समय समय पर गतिरोध होते रहे। हाल के समय में ये सब हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें 80-90 के दशक में जिन लोगों ने अपना बचपन गुजारा है, उससे पहले की जो पीढ़ियाँ हैं, उन्होंने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई। ऐसा क्या हुआ कि एक समय में जो हिंदी चीनी आपस में भाई भाई हुआ करते थे, आज के समय में वो धुर विरोधी हैं। हमें देखने को मिलता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, एक तरह से वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो ऐसा क्या हुआ जो हमारे रिश्ते एकदम से इतने बदल गए? भारत और चाइना के जो संबंध हैं, अगर हम विश्लेषण करें तो उसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1947 में भारत ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी, सभी एशियन कंट्रीज को होस्ट किया। इस दौरान चीन जो है, वहाँ पे एक गृह युद्ध चल रहा था। उसके बाद हमने देखा 1949 में कम्युनिस्ट चाइना का उदय हुआ। भारत वो पहला नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने एक कम्युनिस्ट चाइना को एक कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान करी। 1950 में कोरियन क्राइसिस के दौरान चाइना ने जो इंटरवेंशन करी थी और उसके बाद फिर जो आर्म्ड इंटरवेंशन थी चाइना की तिब्बत पे कब्जा करने के लिए, जब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करी तो इंडिया ने उसका विरोध किया। उसके बाद 1951 में सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी, जिसमें कि जापान से अलाइड पावर्स को हटाना था, इंडिया ने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि फॉर्मोसा यानी कि आज का ताइवान, उसको चीन को नहीं सौंपा जा रहा था। 1951 में हमने ये भी देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में राइस जूट बार्टर एग्रीमेंट साइन हुई। 1954 में नेहरू जी चाइना गए और उसके बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई चाइना और इंडिया के बीच में, जिसको हम पंचशील के नाम से जानते हैं। इस पंचशील एग्रीमेंट के तहत इंडिया और चाइना दोनों ने ही एक दूसरे की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सम्मान देने की बात करी, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करने को लेकर बात करी, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इन सब बातों को लेकर उनके बीच में सहमति बनी। और इस पंचशील एग्रीमेंट के बाद एक स्थायी तौर पे इंडिया ने तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया था। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पे नेहरू जी को चाइना की लीडरशिप के इंट्रोड्यूसर के तौर पे देखा गया। चाइना ने इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लिया और चाइना को ये लगा कि नेहरू अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। यहीं पे चाइना ने पाकिस्तान को आइडेंटिफाई कर लिया स्ट्रैटेजिक साथी के रूप में, जिसका वह उपयोग कर सकता है इंडिया को रोकने के लिए, ताकि इंडिया एफ्रो एशियन कंट्रीज के ऊपर अपनी आइडियोलॉजिकल लीडरशिप स्थापित ना कर सके। अब यहाँ पे चाइना ने चालाकी से खेलना शुरू कर दिया। चाइना ने इंडिया को भाई भाई और पंचशील इनके मुगालते में रखा और वहीं पीछे से उसने अपने माइनॉरिटीज़ वाली जो प्रोविंसेस हैं, सिंकियांग और तिब्बत, इनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना लिया। 1959 में हमने देखा कि दलाई लामा चाइना से भाग के इंडिया में आ गए। चाइनीज़ इंटेलिजेंस को यह पता चला कि वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग में जो दलाई लामा के साथ सैकड़ों की तादाद में तिब्बती लोग आए थे, उनको अमेरिकन CIA और ताइवान के चांग काई शेक के द्वारा फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। इसको लेकर चाइना ने अपनी असुरक्षा भी दर्ज कराई, लेकिन इसका कोई समाधान निकल नहीं पाया। हमने ये भी देखा कि जो चाइनीज़ लीडरशिप है वो इंडियन लीडरशिप के पास एक प्रस्ताव लेके आई पैकेज डील के रूप में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अक्साई चीन चाइना को दे दें और बदले में जो नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर है, जिसको उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, आज का अरुणाचल प्रदेश, वो भारत को देने को तैयार था, मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने को तैयार था। लेकिन वहां पे बात बन नहीं पाई क्योंकि इंडिया अक्साई चीन को भी अपना हिस्सा ही मानता है। इसके बाद 1961 में हमने देखा कि इंडिया ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अख्तियार कर ली थी, जहां पे यहाँ की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और इंडिया के बीच में, वहां पे चाइनीज पोस्ट के ऊपर इंडियन पोस्ट्स को बनाया जाए आर्मी के लिए। अब यही वो सारी निर्णायक बातें हैं जिसके कारण 1962 में हमें वो त्रासदी देखने को मिली जब चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया।
1962 के हमले के बाद हमने देखा कि भारत ने अपने एम्बेसडर को वहां से वापस बुला लिया था और हमारे संबंध एकदम खराब हो गए। ये वॉर जो है ये 31 दिन तक चला था और 31 दिन बाद चाइना अपने आप ही पीछे हट गया था। उसने एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीछे कारण दो थे, एक यूएस का रुख और एक अर्स्टवाइल यूएसएसआर का रुख। अर्स्टवाइल यूएसएसआर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण चाइना के खिलाफ सीधे तौर पे नहीं जा सकता था, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ भी सीधे तौर पे नहीं जा सकता था। इंडिया और सोवियत यूनियन के अच्छे संबंध थे। इंडिया ने उस समय वेस्ट से मदद मांगी और यूएस ने भारत की पुकार सुनकर अपनी शिप एंटरप्राइज को बे ऑफ बंगाल के लिए डिस्पैच कर दिया था, लेकिन इमीडिएटली ही यूएस ने उसको वापस भी बुला लिया क्योंकि यह खबर पाके चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था। और इसके पीछे हम यह भी देखते हैं कि यूएसएसआर ने भी अपना मन बना लिया था कि वो इंडिया की मदद करेगा। इसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की शाक्सगम वैली गिफ्ट में दे दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद 1964 में हमने देखा कि चाइना ने लोपनोर में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में दुनिया के सामने रख दिया। अब 1965 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 1962 में जो चाइना ने इंडिया पे हमला किया था उसमें चाइना एक तरह से जीत गया था इंडिया से, और 1963 में जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था तो नई नई जो उनकी एक दोस्ती बनी थी इंडिया के खिलाफ, और 1964 में चाइना के न्यूक्लियर पावर बन जाने की खुशी में वो इतना उत्साह से भर गया कि उसने 1965 में इंडिया से पंगा ले लिया। इट वेंट इनटू अ वॉर विद इंडिया। अब इस वॉर में पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा इंडिया ने। चाइना तो नो डाउट पाकिस्तान को अपने पाले में लेने की फिराक में था पूरी तरह से, तो उसने मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट उसने पाकिस्तान को दिया चाइना ने। यूएस ने यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी का पोस्चर प्रोफेस किया क्योंकि उसकी ये उम्मीद थी कि 1962 के वॉर में इंडिया सोवियत संघ से नाराज होकर यूएस के पाले में आ सकता है, इसलिए यूएस ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार करके रखी, लेकिन यूएसएसआर ने यहाँ पे इंडिया की साइड ली। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। चाइना और अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, आज का रशिया, इन दोनों में जंग छिड़ गई। 1969 में एक छोटा सा वॉर हुआ था। अब इस बात का फ़ायदा यूएस उठाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे यूएस भी बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो कि वो इतने समय से इंतजार कर रहा है। उसने 1962 में मदद भी करी इंडिया की, लेकिन उसके बाद भी देखने को यह मिला कि भारत उसके पाले में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे यूएस ने मौका देखकर चाइना के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने का प्रयास किया। 1971 में हमें इंडिया पाकिस्तान का थर्ड वॉर देखने को मिला, जिसमें फाइनली बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। वहाँ पे परिस्थितियों के कारण यह देखने को मिला कि एक एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना एक्सिस बन गया था, और ये तीनों पावर्स जो थी ये इंडिया को डराने धमकाने में लग गई थी। यूएस अपनी शिप्स लेके फिर से आ गया था इंडिया के बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे यूके भी पीछे नहीं रहा, यूके भी यूएस के साथ आ गया। अब ऐसे समय में जहाँ मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, फिर इंडिया ने मदद मांगी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन से, और तब सोवियत यूनियन ने आके इंडिया के साथ साइन करी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, जिसका मतलब था an attack on one would be deemed to be an attack on both। इसके बाद ये जितने भी देश थे, यूएस, यूके, चाइना, पाकिस्तान तो खैर क्या करता, उसकी तो वैसे ही हालत खराब हुई पड़ी थी, इन सबको और कुछ समझाने की आवश्यकता रह नहीं गई थी और ये सब छितर गए इसके बाद यहाँ से। लेकिन अब परिस्थितियों को ध्यान में रख के हमें यह देखने को मिलता है कि एक एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना एक्सिस तो बन ही चुका था, और वो इस रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि यूएस ने अब कहा कि ठीक है, अब चाइना को पूरी तरह अपने पाले में कर लेते हैं, और यूएस ने यहाँ पे चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट गिफ्ट के रूप में दी। इसका जवाब इंडिया ने 1974 में दिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके भारत की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। 1975 में भारत ने एक और करारा झटका दिया चीन को, जब उसने सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया। तो ये तो हो गई सेकंड फेज की बात, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। 1976 में क्या हुआ, माओ जेडोंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को खड़ा किया था, उनकी मृत्यु हो गई। जो नई लीडरशिप आई 1978 में, वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लेके इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। वो वॉर नहीं चाहते थे, वो स्टेबिलिटी और पीस चाहते थे, ताकि अपनी शक्तियों को केंद्रित कर सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में। अब चाइना को जो यूएस से चाहिए था वो उसने ले भी लिया। उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, उसको यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर मिल गई, वो बिग 5 में आ गया। इसके बाद चाइना यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहा था कि यूएस उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
तो फिर इन्होंने क्या किया, चाइना ने धीरे धीरे अपने आप को ये जो एंटी इंडिया यूएस पाक चाइना एक्सेस है इससे बाहर निकाल लिया। 1976 में इंडिया ने अपने एम्बेसडर लेवल रिलेशंस को फिर से शुरू कर लिया था चाइना के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना एंटी इंडिया एक्सेस से बाहर निकल रहा है। इसके बाद 1988 में श्री राजीव गांधी ने चाइना विजिट करी और यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 34 साल बाद चाइना में विजिट थी। श्री राजीव गांधी ने अपना मन बना लिया था, वो समझ गए थे कि जो बॉर्डर इशू है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसी को लेके हम हमेशा अपने रिश्तों को खराब नहीं रख सकते हैं। यूएसएसआर, चाइना, इंडिया इंक्लूडेड, ये सब यही सोचने लग गए थे कि अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जब चाइना गए तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि बॉर्डर इशू इज़ नॉट द कोर इशू, वी कैन स्टिल हैव ट्रेड रिलेशन, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद 1993 में हमने देखा अपनी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री राव ने ट्रीटी साइन करी फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर। इसके बाद आता है 1998 का इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने मिसाइल के थ्रू न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद पूरे विश्व में एक जलजला सा मच गया था। तो साथियों, अभी तक हमने बात करी 1949 से लेके 1962 तक के आइडियोलॉजिकल एंथुसियाज्म के फेज़ की, यानी कि विचारधारा के स्तर पर एक दूसरे को लेके उत्साह की स्थिति। 1962 से लेके 1976 के दौर को सिक्योरिटी डायलेमा के तौर पे देखा जाता है। दोनों ही देश परस्पर असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे थे और अपनी सुरक्षा को लेके दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, जो कि हमें दिखा 1962 के वॉर के बाद 1964 में चाइना के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर करने के रूप में। उसके 10 साल बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके भारत की परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो भारत भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो गया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद जो नई लीडरशिप आई उसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया। जो उनकी रिसोर्सेज हैं उनको डोमेस्टिक डेवलपमेंट में लगाया जाए। वो एक पीसफुल नेबरहुड चाहते थे। ग्रेजुअल रेप्रोचमा की, धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ाने की जो नीति है उसको अख्तियार कर लिया चाइना ने भी और इंडिया ने भी। लेकिन 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया, अमेरिका ने खास तौर पे इंडिया का विरोध किया और इंडिया के ऊपर कई तरह की बाधाएं और सैंक्शंस उसने लगाने की घोषणा कर दी। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लेके आ गए वो इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे ना तो रशिया ने इंडिया के प्रति कोई सैंक्शंस लगाने की बात का समर्थन किया और ना ही आश्चर्यजनक रूप से हमें देखने को मिला चाइना ने इसका विरोध किया। चाइना ने क्लियर कर लिया था अपनी नीति को। 1978 की जो नई लीडरशिप थी उसने तय कर लिया था कि उसको इंडिया के साथ अब फिर से युद्ध नहीं करना है। चाइना का जो एक रुख था, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है 1998 में जब इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके 15 दिन के बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन कर दिया और इसमें पाकिस्तान का किसने सहयोग किया होगा यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, चाइना के पास खुद इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि उसको लगता है कि अगर इंडिया के पास कोई न्यूक्लियर वेपन आ भी जाते हैं तो वो चाइना की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए चाइना के लिए कोई घबराने की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, चाइना की जो प्राथमिकता थी वह थी अपने व्यापार को बढ़ावा देने की, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आई जब 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया अपने न्यूक्लियर टेस्ट के मूव को। एक तो ये जो चिट्ठी लीक हो गई थी और इस टेस्ट के 10 दिन पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने चाइना को एनिमी नंबर 1 बताया था, चाइना को इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। तो इस बात से थोड़े से रिश्तों में खराबी आई थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने परिपक्वता का परिचय देते हुए इस बात को अपने व्यापारिक एवं अन्य क्षेत्रों में जो रिश्ते हैं उनके आड़े नहीं आने दिया। इसके बाद 2003 में हमें देखने को मिला प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाइना गए। 2005 में चाइना की जो लीडरशिप है उन्होंने इंडिया के बेंगलोर में विजिट करी और उससे उन्होंने यह दर्शाया कि वह इंडिया के साथ आईटी के क्षेत्र में सहयोग की इच्छुक है। इन्हीं दोनों विजिट्स के कारण 2006 में हमें देखने को मिला चाइना ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। इसी के परिणाम स्वरूप 2006 में नथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, वहाँ से इंडिया और चाइना की ट्रेड एक बार फिर से स्टार्ट हो गई।
दोस्तों इसके बाद 2007, 8, 9 यहाँ पे एक मिली जुली सी स्थिति हमें देखने को मिली। कोऑपरेशन के साथ साथ कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। 2007 में हमें पहला भारत चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास देखने को मिला। 2008 में हमें फर्स्ट इंडिया चाइना जॉइंट आर्मी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज देखने को मिली। और 2009 में के भारत और चीन का जो व्यापार है उसने भारत और अमेरिका के व्यापार को पछाड़ दिया। ये तो बात होगी कोऑपरेशन की, लेकिन इसी के साथ हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। 2007 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को वीज़ा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जिसको वो सदर्न तिब्बत मानते हैं वो चाइना का ही हिस्सा है, तो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को चाइना में आने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अरुणाचल प्रदेश गए थे और चाइना ने इसका कड़ा विरोध किया था। चाइना ने कहा कि उन्हें परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। 2009 में चाइना ने इस बात पे आपत्ति व्यक्त करी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत को सॉफ्ट लोन मिला था, उसका प्रयोग भारत अरुणाचल प्रदेश में मूलभूत ढांचे को स्थापित करने के लिए कर रहा था। यहाँ पे भी चीन ने यही कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, भारत वहाँ पे डेवलपमेंट किस लिए कर रहा है। यहाँ पे चीन का यह मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है जनरली और अरुणाचल प्रदेश का तवांग पर्टिकुलरली वो जन्मभूमि है छठे दलाई लामा की। दलाई लामा तिब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं और तिब्बत हिस्सा है चाइना का। इसी आधार पर चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन डेवलप कराएगा। 2010 में चीन ने एक नई खुरापात शुरू कर दी। कश्मीर से चीन जाने वाले भारतीय नागरिकों को उसने स्टेपल्ड वीज़ा देने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने कहा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया ने इसका काफ़ी विरोध भी किया, जिसके कारण स्वरूप 2011 में हालांकि चीन ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया था। कोरोना से पहले इरसांग पास, गलवान वैली और पैंगोंग सो लेक झड़पें देखने को मिली हमें यहाँ पे इंडिया और चाइना की आर्मीज के बीच में। 2017 में हमने डोकलाम स्टैंड ऑफ को विटनेस किया। चाइना ने भूटान के डोकलाम में रोड बनाने का प्रयास किया। डोकलाम जो है वो भूटान की टेरिटरी में है और उसकी जो लोकेशन है वो इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। और ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये भारत के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाली जो एक कॉरिडोर है जो उस चिकन स्नैक के बिल्कुल पास है। तो दोस्तों ये तो विश्लेषण हो गया कि आज़ादी से लेके आज तक भारत और चीन के कैसे संबंध रहे हैं और कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, उनमें कैसे परिवर्तन आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस कठिन पड़ोसी चीन से निपटा कैसे जाए। इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो अपनी सॉवरेंटी, यूनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन सबको मेंटेन करके रख सके, इन सबको प्रिजर्व करके रख सके। जो ग्लोबल सुपर पावर बनने का एक सपना है भारत का वो भी पूरा हो सके। देखिए इंडिया और चाइना दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों की ही ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं और दोनों ही पावर्स कोशिश कर रही हैं अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने की। अब जब ये दोनों ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हुई हैं, तो ऐसे ओवरलैप के एरियाज तो हमें देखने को मिलेंगे और जहाँ पे भी इस तरह का ओवरलैप होगा वहाँ पे टेंशन्स तो देखने को मिलेंगी ही। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए इंडिया को ये समझना होगा कि चाइना आज की डेट में एक ग्लोबल पावर है। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और जो उसकी सक्सेसर स्टेट रशिया है वो कोई इतनी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स हैज़ गिवन वे टू जियो इकोनॉमिक्स and consequently the rules of global politics have changed. Today commercial considerations guide the relations between the nations. आज की डेट में जीरो सम गेम की जगह विन विन सिचुएशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए हमें यह मानना होगा कि आज दो आर्थिक महाशक्तियां हैं मुख्य रूप से। पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे चाइना। अगर हम ताज़ा आंकड़ों को देखें तो इंडिया 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना है। चाइना की डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया से 3 गुना है। चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक मिलिट्री सुपर पावर है और एक डिफिकल्ट नेबर है। फिर इंडिया की यह कोशिश होनी चाहिए कि वो चाइना के साथ एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखे एंड बोथ द साइड शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ टेंशंस, the trigger points in relations. They both should try to defuse those triggers and if not defuse, at least try to manage them.
In today's interlinked, interdependent, globalized, multipolar world order, both the countries have a lot to lose in case of an outright war.